अपनी नफ़रत जो है ना वो ट्रांसफ़र मत कीजिए अपने बच्चों में, उनको खुद फैसला करने दीजिए। इतने सारे शोबों में इतने सारे हैट्स आपने पहने हैं, आपका पसंदीदा तरीन काम कौन सा है? वैसे तो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, अब वो कहानी मैं ज़ुबानी सुनाऊँ, लिख के सुना दूँ, एक्ट करूँ, तो वो भी कहानी सुनाना ही हुआ। मैंने 2006 तक तो स्विट्ज़रलैंड गैस कंपनी की नौकरी करता रहा। फिर मुझे एक मौका मिला एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने का। बहुत सारे काम नहीं कर सके ना, उनका बड़ा ख़ल्क़ रहता है। वक्त को हमने कामों के दौरान हम वक्त दे नहीं पाए बहुत सारे लोगों। तो काबली पुलाव आया और छा गया और जो हाजी मुश्ताक थे दिलों में घर कर गए। हमारे लिए भी हैरत अंगेज़ी था इसकी जो इतनी मकबूलियत। मेरी शौक़ पे कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। कोई ना कोई काम हमें दिया करते थे। अच्छा। ये लाओ वो लाओ, फिर इनाम मिलता था। जब मैं 10-15 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि ये भी होता था। अंग्रेज़ी फ़िल्में होती थी, वो फ़िल्में मैं अपने मामूओं के साथ देखा अच्छा। करता था। मुझे ले जाते थे वो। मेरे नाना का जुमला था, उन्होंने कहा अदब ही पढ़ रहा है, बेअदब नहीं बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ हम ख्याल। और आज जो है वो हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, जनाब मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी टास्कर हैं, अदाकार भी हैं, सदाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। और आजकल जो है वो एक किरदार की वजह से जो है वो बहुत वो किरदार वजह शोहरत बना हुआ है, और मैं वो नाम लूँगी और आप पहचान जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मुश्ताक यानी कि एहतशामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने वक्त निकाला। नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है। आपने मुझसे कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने कहा ज़रूर। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तो हमारे ऑडियंस जो है ना वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। तो कुछ बताइए अपने बचपन के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी, कहाँ पैदा हुए, वालिदैन और घर का माहौल कैसा था, और जो कुछ भी आपकी याददाश्तें हैं। अच्छा, ये तो पूरी एक किताब हो जाएगी। जैसे आपने अभी चंद दिनों पहले मुझे अपनी एक किताब दी, उसमें आपने तो अपनी डायरी मेंटेन की, आपने तमाम चीज़ें लिख रखी थी। अब मुझसे अगर ये कहा जाए कि वो मैं पन्नों को उल्टूँ और देखूँ कहाँ से शुरू करूँ, तो मेरे ख्याल है अगर इधर उधर हो जाऊँ तो आप रोकिएगा। जी जी। पैदाइश कराची, अच्छा। 1965 की पैदाइश है मेरी, और नवंबर 22 नवंबर। और वालिदैन जो हैं वो हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे, हैदराबाद दक्कन से। हैदराबाद दक्कन से, सही। और यहाँ एक जो लोग हिजरत करके आ रहे थे, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद भी हो रहे थे कराची में। तो उसमें से जो हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुहाजिरीन थे, वो कराची के 2-3 मखसूस इलाक़ों में ज़्यादातर आबाद हुए। अच्छा। उनमें से एक जो इलाक़ा है उसका नाम है हैदराबाद कॉलोनी, जो कि जेल रोड के बिल्कुल सामने। तो ये कदीम इलाक़ा है यहाँ का, कराची का। और उसके साथ साथ पीर इलाही बख्श कॉलोनी में कुछ आबाद हुए, कुछ शरफाबाद, बहादुराबाद, कुछ दोराजी, कुछ शरफाबाद, कुछ इस तरह के आबादी रही। और हमारी जो ज़िंदगी है शुरू की, वो इन्हीं आबादियों के में घूमती रही। और वहीं पले बढ़े। तालीम भी करीब ही एक स्कूल था, ग्रीनवुड सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से हासिल की। और 2 बड़े स्कूल थे उस ज़माने में हमारे करीब में, बल्कि 3। हैदराबाद कॉलोनी में बहादुर यार जंग स्कूल था, जो बड़ा मशहूर स्कूल था और बड़ी काबिल एहतराम हस्तियों ने वहाँ पढ़ाया। उसके अलावा ग्रीनवुड सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, वो था। और हैप्पी होम स्कूल था। हैप्पी होम स्कूल भी था। अच्छा। तो ये स्कूल्स थे, और वहाँ से तालीम हासिल की। और घर से करीबी फ़ासला था, तो हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और इसके अलावा ये कि फिर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से हमने इंटर किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। तो ये तो एक सिलसिला रहा। बचपन से कुछ ऐसा माहौल मिला, कुछ ऐसे लोगों की सोहबत मिली और उनकी तरबियत मिली, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस तरफ हमारा शौक़ रहा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के प्लेस जो हैं जी। वो हमने रिहर्स होते हुए देखे आपने? जी। अच्छा, तो और इंस्टीट्यूशन हो गया है कि? जी जी जी। तो उसमें वो जो कास्ट ख्वाजा साहब की प्लेस में तालीम बालिगा, मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पर, लाल किले से लालू खेत, वादी कश्मीर,
ये खेलों की जो हिदायतकारी थी वो जब करते थे तो हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि हमें कुछ मौके मिले जो हम उनको हिदायतकारी करते हुए तो देखते कैसे पहुँचे आप वहाँ तक? ये इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी कि मेरे जो वालिद साहब के बड़े भाई जी। मुख्तार सिद्दीकी वो ड्रामा गिल्ड के मेंबर्स में से एक अच्छा। और वो ट्रेजरर थे उसके। और ये दोस्तों का एक बड़ा हल्का था जो वहाँ से हिजरत करके आए थे और वो शाम में बैठक भी होती थी और हम देखते थे, बल्कि अक्सर गुजरते, हमें बैठने की इजाज़त तो नहीं थी बड़ों की उस महफिल में, लेकिन गुजरते हुए कहीं खड़े होकर जब रिहर्सल होती थी या कोई इस तरह की चीज़ होती थी तो हम भी झांक लिया करते थे। दिलचस्पी तो ये हमारे घर के एक छोटे कमरे में भी बाज़ औक़ात रीडिंग्स होती थी। रीडिंग्स जी होती जी थी। क्योंकि कमरे में इतनी जगह नहीं थी जी। कि वहाँ पूरा खेल खेला जाए या सही। उसको रिहर्स किया जाए, क्योंकि स्टेज की अपनी एक डायमेंशन होती है, उसमें एक्टर्स जो हैं वो रीडिंग बाज़ दफ़ा वो हमारे घर का एक, जिसे हम छोटा कमरा ही कहते थे, अच्छा। और उस छोटे कमरे में इतनी वुसअत थी कि आज मैं हैरान होता हूँ कि अभी मेरे ख्याल है कोई 20 साल पहले वो हिस्सा टूट के फिर दोबारा तामीर हुआ था, लेकिन 20 साल पहले भी मैं उसको देखता था तो मुझे एहसास होता था कि ये कमरे की वुसअत ज़्यादा थी कि लोगों के दिलों में ज़्यादा दिलों में ज़्यादा थी, मुझे ये लगता इतने है। सारे लोग वहाँ होते थे, कुछ दरवाजे में खड़े होते थे, कुछ जिसको जगह मिल जाती थी वो बैठ जाता था, जो खड़े रह सकता था वो खड़ा रहता था, किसी के माथे पे बल नहीं होता था, और सब बड़े उससे दिलजमई के साथ वो शौक़ से और उसको रिहर्सल्स को किया करते थे, देखने वाले देखा करते थे और सीखने वाले सीखते थे। मैं अपने आप को उनमें शामिल रखता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और मुझे मौका मिला उन खेलों को स्टेज पे होता हुआ देखने की और बैक स्टेज जाने की, क्योंकि मैं छोटा था काफ़ी, और थियोसॉफिकल हॉल उस ज़माने में एक बड़ा मशहूर हॉल था, आदम जी हॉल कराची में, फ्लीट क्लब, इन हॉल्स में जो है वो खेल खेला जाता था। तो लाल किले से लालू खेत और मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर तो आज भी मेरे जहन पे ऐसे नक्श है कि उस जैसा मैजिक मैंने कभी स्टेज पे आज भी नहीं देखा। उस ज़माने में जिस तरह से कब्रिस्तान से ट्रांजिशन होती है स्टेज पे ही, और कब्र फटती है और मिर्ज़ा गालिब बरामद होते हैं और वो शेर पढ़ते हुए और मीर तकी मीर से मुकालमा होता है उनका, वो एक ऐसा मंज़र है जो भुलाया नहीं भूलता। उसके लिए ख़ास लाइट्स मंगवाई गई थी और वो लाइट को और साउंड को ऐसे सिंक किया गया था कि वो आप मबहूत होकर रह जाते थे। कौन से सन होगा ये? ये शुरू में क़ायद साहब की वफ़ात से पहले का तो मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटा था, लेकिन उनके वफ़ात के बाद जो खेल खेले गए उसका मुझे याद है। तो मेरे ख्याल है 77 ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी तो नहीं थी, लेकिन ये कि उसके लिए बाहर से लाइटें मंगवाई गई और जो अदाकार थे उनमें से बहुत सारे चले गए, बल्कि तकरीबन सारे। सिर्फ एक मुनव्वर सईद साहब हयात, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सलामत रखे, और हमने उनका काम देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा, अदाकारी, उठने बैठने का तरीक़ा, सलीक़ा, ख्वाजा साहब की हिदायतकारी, किस तरह हिदायतकारी के फ़राइज़ अंजाम देते थे, कैसे वो तमाम अदाकार उनके कहने पर चलते थे, ज़रा सा इधर उधर हो जाते थे तो बड़ी डांट पड़ती थी उनको, और वो सब, इसमें महमूद अली साहब थे, काजी वाजिद साहब, इतने खूबसूरत लोग, सुबहानी भाई यूनुस थे, शेख अली अहमद साहब थे, मुनव्वर सईद साहब थे, और फ़ारूक अहमद ख़ान साहब थे, यानी बेशुमार लोग थे जिनको अब भी याद करते हैं तो हमें लगता है कि कैसे कैसे गौर नायाब जो है इंस्टीट्यूशंस थे वो सब के सब। बिल्कुल। तो आप इतने खुशकिस्मत रहे कि आपको इन सब को करीब से देखने का, सुनने का, सीखने का मौका मिला। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक तो मैं चूँकि घर का बड़ा
बच्चा था, मेरा ख्याल है पहला ही था। अच्छा, कितने बहन भाई आप लोग? हमारे मेरे मेरे एक छोटा भाई है और 2 बहनें। अच्छा मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा और मेरी जो बिल्कुल मेरे बाद की जो बहन उसमें भी 5 साल का फ़र्क है। तो अच्छा। जो मोहब्बतें समेटी मैंने 5 सालों में, क्या अब तक समेट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि ननियाल में हम पले बड़े, ददियाल हमारा हिंदुस्तान में ही रह गया था। अच्छा। तो बाद में वालिद साहब ने मेरे 2 चचा वहीं थे तो उनको बुलवाया था। तो वो मेरे ख्याल है कि शिप से, नज़रिया अच्छा, शिप बहरी जहाज से बहरी आए जहाज थे। से यहाँ वापस आए थे। उस वक्त मैं बड़ा हो गया था, लेकिन उससे पहले ददियाल का कोई नहीं था, ननिहाल ही था। ननिहाल था आसपास। और मेरे नाना अब्दुल रहीम फ़ज़ल गुलबर्गवी खाकसार तहरीक में शामिल रहे इंडिया में, और खाकसार तहरीक का जो मार्चिंग सॉन्ग था वो उन्होंने ही तहरीर किया था। अच्छा। और साहिब दीवान शायर, वहीं भारत में उनकी किताब रूए गुल शाया हुई थी 1980 में। और वो 80 में गए जब 47 से पहले आ गए थे। उसके बाद वो 1980 में गए थे अपनी किताब की रोनुमाई के साथ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो वहाँ उससे पहले वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि खाकसार हालात और तहरीक भी, सब, और फिर जी। वहाँ पे मसाइल दूसरे थे। बहादुर यार जंग, नवाब बहादुर यार जंग के करीबी साथियों में से थे। और यहाँ आ गए थे पहले, पार्टीशन से पहले ही आ गए थे। और फिर फैमिली को बुलाया तो मेरी वालदा और मेरी नानी और मेरी दोनों खालाएँ, मामू, ये सब बाद में यहाँ आए। मेरे ख्याल है 49-50 में ये लोग आ गए 50s थे, में फिर 50s सब में आ गए लोग थे। आए। सही। तो ये रहा। तो उनसे बहुत कुछ हासिल किया। उनकी किताबों की अलमारी में हम, यूँ कहना चाहिए कि जिस वक्त छोटे थे उस वक्त भी वो किताबों तक हमारा एक्सेस एक्सेस था। था। तो उनमें से कुछ किताबें ऐसी थी जो बाज़ दफ़ा मेरी वालदा जो हैं वो कहती कि ये नहीं, ये तुम्हारी किताब अभी नहीं नहीं। पढ़ो। हाँ। तो सही। मैं छुप के पढ़ता था, अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में ज़रा सा तजस्सुस। आपको जब पढ़ना आ जाए और तो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसमें बेशुमार किताबें थी जो शुरू ज़माने में, अवाइल में हमने बच्चों की अदब से ही शुरू किया था। लेकिन वो किताबों की अलमारी एक बड़ी अलमारी थी, उसमें किताबें हुआ करती थी। तो हमने मंटो को भी पढ़ लिया, हमने जोश साहब को अच्छा, कि वो भी जल्दी पढ़ना जल्दी शुरू। पढ़ लिया आपने। तो वो फिर शिकायत हमारी अम्मा ने लगाई कि आप अपनी अलमारी बंद किया कीजिए, ये किताबें बच्चों तक पहुँची। तो मेरे नाना का जुमला था, उन्होंने कहा कि अदब ही पढ़ रहा है, अच्छा। बेअदब नहीं बनेगा। ये उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी। कितनी प्यारी बात है। तो फिर भी एक हद तक आगे गए सही। और उसी से शौक़ पैदा हुआ। और बड़ी महफ़िलें होती थी, मुशायरे, पूरा माहौल आपको मिला तो तख्लीकी वो घर से मुशायरे भी ऐसे के जिसमें उस वक्त के बड़े नाम शरीक होते थे। और वो महफ़िलें आज भी वो ऐसा लगता है जैसे कभी आप पहुंच गए हैं उसमें। तो उसमें दक्कनी ज़बान के शोरा के अलावा जो हमारे उर्दू ज़बान के हिमायत अली शायर साहब, अच्छा, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब को भी पीरज़ादा मैंने कासिम बहुत साहब, अवाइल से देखा। जी। उस ज़माने में वो वीसी नहीं थे, उससे पहले की बात है। और जब कोई इंडिया से भी शोरा आते थे तो अक्सर महफ़िलें लगती थी। मजरू सुल्तानपुरी साहब, कैफ़ी आज़मी साहब। तो वो ये मखदूम के साथियों में से थे मेरे नाना। अच्छा। मखदूम मुहियुद्दीन के साथियों में से थे। तो वो वैसे तो उनकी शायरी जो है वो इनकलाबी ही कह लें, लेकिन इनकलाबी शायरी जो है वो नज़में आपको कम मिलेंगी, गज़लें मिलेंगी इनकलाबी। ये थोड़ा सा डिफरेंट हाँ, हमें क्योंकि महसूस इनकलाबी अमूमन जी नज़में सुनने को मिलती हैं, मिलती हैं। गज़लें तो नहीं उसमें होती। थोड़ा सा गज़ल का रंग भी रहा। अपने मसलक से हट गए रास्ते से पलट गए रास्ते, वाह शौक़ को रहनुमा बनाया था, आप ही आप कट गए रास्ते। वाह। और कारवां को थी ज़िंदगी की तलाश, और लाशों से पट गए रास्ते। हाय। और फ़ज़ल ये कौन सूएदार चला,
नक्शे पा से लिपट गए रास्ते। तो ये इस किस्म की शायरी उनकी थी जो हम सुनते रहे। उनके हम असर, उनसे जो जूनियर शुरा थे जो हिजरत करके आए थे, उनकी सोहबतों का भी हमें मौका मिला, जिसमें ये नहीं था कि उनकी, लेकिन जब उनके महफिल में कहीं गैप आता था तो आवाज़ दे के बुलाते थे और कोई ना कोई काम हमें दिया करते थे। अच्छा। ये लाओ वो लाओ, और फिर ये कि फिर इनाम मिलता था। तो वो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती थी। और हम मौके की तलाश में रहते थे कि कोई काम कह दे तो हम, इस वजह से नहीं कि हम वहाँ जाके बैठेंगे, बल्कि इनाम मिल जाए इनाम मिल जैसा जाए। कि बच्चों का होता है। तो ये, लेकिन ये कि आसपास से जज्ब कर रहे होते हैं ना बच्चे, जो कुछ हो रहा होता है, तो वो सब आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली तरबियत होती गई। जी जी, मेरी वालदा खुद लिखती रहीं। अच्छा। और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन में वो ग्रेजुएशन वहीं से किया उन्होंने, और उन्होंने अफसाने लिखने थे, और उनकी कुछ सहेलियाँ भी थी। अच्छा। और उनमें से कुछ तो इंतकाल कर गई हैं, तो अम्मा अभी तक उनको याद करती हैं। और एक मेरे ख्याल है उनकी अब अभी दोस्त बाकी हैं जो लिखती भी हैं। अच्छा। और ये दोनों दोस्त थीं जो लिखती थीं, और मुख्तलिफ़ रिसालों में उनके अफसाने छपा करते। उस वक्त गुलरुख आता था, हमारी वालिदा बताती हैं। एक खिलौना के नाम से शायद एक रिसाला था, और कुछ और भी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे। कुछ रिसाले थे जिनमें वो लिखा करती थी। वो कुछ मुझे कोई, जब मैं 10-15 साल का हुआ तब मुझे पता चला कि ये भी होता था। ये होता था। हाँ, फिर वो लिखना ज़रा कम कर दिया, फिर बच्चों की वजह से। लेकिन अभी भी कभी कोई कलम उठाती हैं तो वो रंग है उसके अंदर जो मौजूद है अभी तक। तो उनकी एक कहानी जो है वो उसने पहला इनाम भी हासिल किया था उसमें। अच्छा। और बेगम राना लियाकत अली ख़ान से अच्छा, उन्होंने पहला इनाम वसूल किया था। सही। गवर्नमेंट कॉलेज के उनके दिनों तो में। वो और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ इस हवाले से कि वालदा को जब वो इनाम मिला तो वो खदीजा मस्तूर की किताब थी आंगन। और वो आंगन हमारे अम्मी की किताबों के अंदर रखी हुई थी। तो वो मुझे नहीं मालूम था कि कभी ऐसा होगा कि मैं इसको ड्रामेटाइज करके मैं उसको हिदायतकारी करूँ। तो ये उसके तकरीबन अभी मैंने 2000 एक अरसे बाद जी जो जी है जी वो। तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं या आती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसके साथ होने क्या वाला। तो इसी तरह से ये लिखने लिखाने का जो सिलसिला है, ये अम्मा और नाना, फिर मेरी तालीम और तरबियत जो रही वो खालाओं के हाथों ज़्यादातर। और मेरे जो चचा थे और मेरे जो मामू थे, उन्होंने एक बड़ा, क्योंकि उन सब के अपने अपने शौक़ थे। अच्छा। और वो सब जो है वो मुझे एक तरह से उनके शौक़ के साथ मैं जुड़ता रहा। कोई मुझे जो फिल्में लगा करती थी, तो जो अंग्रेज़ी फिल्में होती थी वो फिल्में मैं अपने मामू के साथ देखा करता था। मुझे ले जाते थे वो, वालिद साहब के साथ भी जाता था। वालिद साहब ज़रा बड़ा डिफरेंट किस्म के इंसान थे, बहुत जिसे कहते हैं कि उनकी बड़ी टाइमिंग, एक उसूल पसंद। सही। मुझे 42 साल की सर्विस हुई सदर्न गैस कंपनी में, और सेल्फ मेड आदमी थे। वहाँ सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए थे अकेले, यहीं तालीम मुकम्मल की और उसके बाद जॉब की, फिर शादी, सारा कुछ। तो उनकी अपनी एक ज़िंदगी थी। लेकिन किस्सा जो मैं सुनाने का फ़न है ना, वो मैंने अपने वाले से सीखा। अच्छा। क्योंकि वैसे तो उनका कोई इस हवाले से वो सिलसिला नहीं था, लेकिन किस्सा ज़रूर सुनाते थे। और किस्सा भी जो गुज़रा उनके साथ, ये नहीं कि कोई कहानी या कोई मिथ या नहीं, बल्कि किसी भी वाक़े को इतनी खूबसूरती सुनाते कि महफिल से लग जाती थी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो किस्सा सुनाना शायद मैंने उनसे सीखा है। बाकी मेरी शौक़ पे कभी भी
उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। अच्छा, रोका नहीं। हमेशा मुस्कुराते थे, देख लेते थे, सुन लेते थे, तारीफ़ बहुत कम, लेकिन वो इन्जॉय करते थे अंदर ही अंदर। बाकी जो जितने मेरे मामू थे, मेरी खालाएँ, मेरे चचा, मैं समझता हूँ मैं इंतहाई खुशकिस्मत आदमी। मुझे इतनी मोहब्बतें मिली हैं कि मैं जितना रब का शुक्र अदा कर सकूँ वो कम है, और मैं शुक्र ही अदा करता हूँ। उनमें से अब जो रह गए हैं, मैं उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करता रहता हूँ अल्लाह ताला कि अल्लाह मियाँ उनको सलामत रखे, क्योंकि उनकी वजह से ही हम हैं। सही। फिर उस्ताद जो मिले ज़िंदगी में, वो ऐसे मिले कि जैसे मुझे इस तरफ लाना था शायद, तो वो नगीने की तरह वो रास्ते में मिलते चले गए। मिलते गए। बाज़ लोग कहते हैं आपने स्ट्रगल क्या की है मैंने, तो मैं कहता हूँ स्ट्रगल तो मैंने नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं। बस मुझे शौक़ था, मैं ये काम करना चाहता था और मैं लगा रहा। मुस्तकिल मिजाजी से अपने हाँ, शौक़ के लिए। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, लेकिन वो नहीं लगे कि कोई पहाड़ सर कर रहे हैं या घाटी उतर रहे हैं। वो तो हिस्सा है। अगर आपने ये काम करना है तो आप अपने शौक़ से ही जा रहे हैं ना। तो उनाना का शेर मेरे जहन में हमेशा, शौक़ को रहनुमा बनाया था, आप ही आप कट गए रास्ते। वाह, कितनी अच्छी बात है कि पैशन था आपका जी, और आपकी थी, तो आपको वो जी, स्ट्रगल नहीं महसूस नहीं हुई। महसूस। और जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं ना, जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं। ये बहुत काम की बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सुई सदर्न गैस कंपनी में वालिद साहब के रिटायरमेंट के बाद, चूँकि वो एक कोटा होता है सन्स कोटा के नाम से, जिसमें मुझे कहा गया कि आप वहाँ ज्वाइन करें, कि मैं कुछ और कर रहा था। तो शुरू में तो मैं गया ही नहीं। बाद में शिकायतें आई कि भाई आपके बेटे तो आए नहीं। तो फिर अब्बा ने अम्मा से कहा कि इसको कहो, बड़ी मुश्किल से मिलती है नौकरी। तो चारों नाचार गए, वहाँ नौकरी भी कर ली, लेकिन दिल नहीं लगता था। उसके बाद किसी ने मुझे वहाँ देखा, मेरी एक बॉस थी। ख़वातीन का किरदार बड़ा अहम रहा है मेरी ज़िंदगी में। अच्छा। बहुत सोचा, बहुत कुछ सीखा, और वो मुझे हमेशा आगे बढ़ाने वाली मिली। अच्छा। तो मेरी इमीडिएट बॉस थी नसीन हुसैन। वो जब आई तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत डिपार्टमेंट में बैठा। वो फिर मुझे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में लाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम मैगज़ीन की इदारत संभालो। अच्छा। तो मैंने वो संभाला। मेरी ट्रेनिंग, चूँकि मैं थिएटर करता था, तो थिएटर के आगाज़ तो हमने ख़ालिद साहब के प्ले से ही किया था, तालियों वाले खां से। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि तख्लीकी सफ़र का आगाज़ हुआ कैसे? थिएटर से हुआ सबसे पहले। शुरू में मैं रीडिंग्स करता था। तो कभी कुछ पढ़ दिया, कभी कुछ, कभी प्रोज, पोइट्री, कंटेम्प्रेरी, क्लासिक, जो भी आपको अच्छा लगा, बैठ के दोस्तों में या कहीं किसी भी महफिल में सुनाता था। तो ये थिएटर का तो था ही हमेशा से, और तालियों वाला खान बहुत दफ़ा देखा था। तो ख़्याल ये आया कि 94-95 में जब ये टीम ज़रा सा ओल्ड हो गई थी और कम हो रहा था प्ले, तो हमने कहा कि हम ड्रामा गिल्ड को दोबारा से ज़िंदा करते हैं। हमने उनसे इजाज़त ली, हमने कहा कि आप तमाम लोग आए हमारा प्ले देखने के लिए। अच्छा। और हमने हैदराबाद कॉलोनी में ही मेरे तमाम दोस्तों के साथ मिलके ये प्ले हमने किया। और उसमें जो नायब हिदायतकार थे ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब के, सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी साहब, जो प्रोफेसर भी थे इस्लामिक हिस्ट्री के, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाया करते थे, फिर बाद में नाइजीरिया भी चले गए थे। वो नाइजीरिया से रिटायर होके यहाँ आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि उनसे हमने टिप्स ली। अच्छा। कि हम सही कर रहे हैं या नहीं, सही कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने, वो बैठ के देखा करते थे, फिर बताते थे यहाँ ये, यहाँ वो, क्योंकि वो नायब हिदायतकार थे, माविन हिदायतकार थे। तो वो प्ले हमने बहादुर यार जंग एकेडमी में किया, और हैदराबादी कम्युनिटी को दावत दी गई कि भाई
ये बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो ठीक है। सही। तो वहाँ नॉर्मली थिएटर हॉल में तो एक सीटिंग कैपेसिटी होती है, चूँकि वो एक हॉल था, कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ शादियाँ भी होती थी और हैदराबादी कम्युनिटी को बहुत अरसे के बाद तालीम वालगा देखने को मिल रहा था। तो मेरा ख्याल है कि उस दिन कोई 2000 से ज़्यादा अच्छा, लोग जमा हो इतने गए लोग थे। आ गए। और वो जो ओल्ड कास्ट थी वो सबसे पहले आके उन्होंने तकरीरें की। अच्छा। पूरी एक तकरीब मुनक्किद हुई, उसके बाद फिर हमने वो प्ले स्टेज किया जो कि इंतहाई पसंद किया गया। अच्छा। मैंने उसमें महमूद अली साहब जो किरदार निभाते थे, जी, मौलवी साहब, मौलवी साहब का वो मैंने अदा किया था। सही। और मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो काजी आदि साहब वाजिद थे साहब का और सुबानी भाई सुबानी भाई साहब थे। उसका, ये सब हमने बग़ैर किसी थिएटर ट्रेनिंग के हमने ये प्ले, चूँकि देखा हुआ बहुत था, फिर वो उनसे सीख के हमने कर दिया था। और फिर इब्राहिम नफ़ीस साहब ने इस प्ले को सिंध यूथ ड्रामा फेस्टिवल में शामिल किया था। अच्छा। जहाँ कोई 14 प्लेज हुए आर्ट्स काउंसिल में, और उन्होंने ही इसको 2 दफ़ा और, एक हकीम सईद साहब जब गवर्नर थे तो फिर एक दफ़ा और स्टेज किया गया। तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल में जब सिंध यूथ ड्रामा फेस्टिवल हुआ तो वहाँ उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, उन्होंने गोल्ड मेडल दिया था। तो ये एक बड़ी इनकरेजिंग थी बात। फिर ये हुआ कि बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो तो हम सब पढ़ ही रहे थे उस वक्त, कॉलेजों में थे, वो सब अपनी अपनी दुनियाओं में, और मैं इसी तरह तलाश में था कि मैं कहीं और इससे आगे निकलूं। तो फिर मेरी मुलाकात, मैं एक इदारे में काम करता था, सॉल्यूशंस अनलिमिटेड। ज़हीर आलम क़िदवाई जो मास्टर मरीनर थे, उन्होंने कप्तानी छोड़ के एक सॉल्यूशंस अनलिमिटेड के नाम से, जहाँ एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स जो हैं वो लेकर आए थे, वो इस जगह पहली मर्तबा नज़र आए थे लोगों को, और वहाँ मैं जॉब करता था। तो उनके घर पे वुमेंस डे पे एक रीडिंग सेशन हुआ, जिसमें फ़हमीदा रियाज़ ने भी पढ़ा। अच्छा। और मुख्तलिफ़ लोगों ने, किसी ने पोइट्री, शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब जो हैं उन्होंने भी एक चीज़ पढ़ी। तो मैं चूँकि वहाँ काम करता था, तो जब मुझे पता चला कि शाम में ऐसी तकरीब है, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ूँगा। तो कहने लगे कि तुम क्या पढ़ोगे? मैंने कहा मैं पितरस को पढ़ूँगा। अच्छा। कहने लगे कि अच्छा वो तो फेमिनिस्ट नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, जो अफसाना मैं पढ़ूँगा बराबरी की बात है ना जी, तो मैं तो बराबरी वाली बात करूँगा। तो वो मुझे नहीं पता कि वो फेमिनिस्ट थे नहीं थे। तो हंसने लगे, कहने लगे पढ़ो। तो मैं उस शाम वहाँ चला गया और मैंने मेबल और मैं जी, वो मैंने पढ़ा। अच्छा। उस पर बहुत मज़ा आया लोगों को। तो खालिद और शीमा दोनों वहाँ मौजूद थे। वो दोनों तहरीक निस्वां चला रहे थे, और तहरीक निस्वां में खेल भी करते थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें हम। तो उन्होंने वहीं पे मुझे कहा कि आप हमारे साथ थिएटर करेंगे। अरे वाह। तो मेरे लिए तो ये एक ऐसा दरवाज़ा था। और वो लोग, मैं जो कुछ भी हूँ आज, उसमें अगर 50% हिस्सा मैंने अभी जिनका जिक्र किया उनका है, तो बाकी 50% मैं समझता हूँ कि खालिद और शीमा का। अच्छा। इस जगह जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो तरबियत हुई है, जो मैंने उनको, ऐसा नहीं कि कोई तालीम दी गई, जो मैंने उनको देखा, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात। और फिर ये कि खुले दिल से तारीफ और आगे बढ़ाना, ये कम लोगों को बस होता है ये। तो ऐसे उस्ताद मैसर आ जाएं तो आप हार ही नहीं सकते। आप तो जीतेंगे। ज़बरदस्त, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं तो बस ये है। तो वहाँ से हम थिएटर करते रहे। उस ज़माने में इमरान असलम साहब उनके साथ थिएटर किया करते थे, और ये मैं बता रहा हूँ 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो इमरान अपनी मसरूफियात की वजह से वो थिएटर को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो वो जो खेल होते थे उसमें इमरान असलम जो किरदार निभाते थे, वो सारे मैं आया था और मुझे दिए गए, और अच्छा, मैंने वो आपने किए। वो मैंने किए। तो हमने बहुत सारे खेल किए।
उसमें से पहले से तैयारशुदा खेल भी थे, और उसके बाद जब मैं आ गया तो हमने नए खेलों के साथ को बनते भी देखा और उसका हिस्सा भी रहे। तो उनमें हम उस ज़माने में नापा नहीं था, तो तरबियतगाह यही थी, अदाकारी के असरार और रमूज़ और उसकी बारीकियाँ और उसकी तकनीक। ये हमने खालिद से, क्योंकि वो राडा के पढ़े हुए थे, रॉयल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स इंग्लैंड, और शीमा जो है वो क्लासिकल डांस में महारत रखती है। तो हमारे खेलों में सोशल मैसेज, डांस के साथ जो म्यूज़िक वो लाइव होता था, तो वो भी एक बड़ी तरबियत का हिस्सा रहा। लाइव म्यूजिशियंस प्ले करते थे, तो हमने उन्हीं के प्लेटफॉर्म के से कुछ लोग बाहर से बुलवाए। वो आकर यहाँ प्ले उन्होंने खड़े किए, जिसमें बांग्लादेश से बड़े नाम थे, डॉक्टर जमील अहमद, जो ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ ड्रामा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ड्रामा के, और वो मंडली थिएटर के माहिर समझे जाते हैं। आज भी बड़ा नाम है वर्ल्ड थिएटर में डॉक्टर जमील अहमद। हमारे यहाँ इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन उस वक्त नहीं थे ना? नहीं थे। कुछ होते थे, वर्कशॉप्स वगैरह होती थी, लेकिन ऐसा इदारा नहीं था जहाँ अदाकारी की तालीम दी जाती हो। तो डॉक्टर जमील आए थे, उन्होंने एक खेल जो डॉक्टर आसिफ असलम फ़र्रुखी और खालिद अहमद दोनों ने मिलकर 1001 थी रातें, जो अरेबियन नाइट्स है, उसको उन्होंने ड्रामेटाइज़ किया था, जिसमें सॉन्ग, डांस, और वो प्रोसीनियम थिएटर नहीं था, वो था मंडली स्टाइल। मंडली जो है वो एक ऐसा थिएटर स्टाइल है जो कि सब कॉन्टिनेंट का स्टाइल है, जिसमें आपके चारों साइड पे ऑडियंस होती है, कभी 3 साइड पे ऑडियंस होती है। तो हमने हम उस खेल का हिस्सा थे, उसमें लाइव म्यूज़िक था, और हम खुद गाना भी गाते थे। और फॉर्मेशंस थी उसमें, यानी किरदार जो हैं वो कहानी सुनाते सुनाते वो बदल जाता था। उसी स्टेज के ऊपर एक पेंडोरा बॉक्स था, उसमें से कपड़े निकलते थे, और कैनोपी होती थी, वो ढप जाती थी, और कहानी चलती रहती थी और किरदार बदलते रहते। तो वो एक मैजिक था, उसी में महल बन जाता था, उसी में सब कुछ याद था। तो वो 3 घंटे का प्ले था, उसमें पोजीशंस थी, हम खुद बैक स्टेज काम करते थे, और हम पीछे हमारी मूवमेंट्स होती थी, और वो मूवमेंट कैसे फॉर्मेशन होती थी, और गाना गाते हुए सब कुछ चेंज होता था, और फिर दूसरी कहानी में चले जाते थे कि शहरजाद जो है वो कहानी सुना रही होती थी। एक बड़ा एक्सपीरियंस। उस थिएटर को हिंदुस्तान में ले गए, नंदीगार फेस्टिवल में, और वहाँ 2 परफॉर्मेंसेस हमने की बैक टू बैक, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि आपको 2 परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। कलकत्ता में जो सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है, नंदीगार फेस्टिवल, वहाँ किया। दिल्ली में परफॉर्म किया, मिनिस्ट्री ऑफ आपके जो आर्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, उसने इनवाइट किया था दिल्ली में परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ NSD में परफॉर्म किया उसको, लखनऊ में उर्दू यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, कल्याणी में परफॉर्म किया। कैसा रिस्पांस रहा? बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का भी मज़ा रहा, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और दूसरी बात ये कि वहाँ जिस तरह थिएटर को कलकत्ता में हमने देखा कि वहाँ एक ये जो साइकिल रिक्शा होता है वो चलाने वाला भी शाम का वक्त अपने थिएटर को देता है। वहाँ मुस्तकिल, उसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं, और एक फेस्टिवल ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो हम जब गए थे तो वहाँ हमारा थिएटर फेस्टिवल चल रहा था, हमसे पहले वहाँ पे पपेट थिएटर फेस्टिवल चल रहा था, और हमारे बाद वहाँ पे एक फ्लावर फेस्टिवल होने वाला था, और उसके बाद सत्यजीत रे की फिल्मों का एक फेस्टिवल था, वो होने वाला था। तो हम देख रहे थे कि वहाँ फेस्टिवल्स बहुत हो, और वहाँ जो लोग हैं वो इंतहाई डाउन टू अर्थ, हम्बल, पढ़े लिखे, और एक रिक्शे वाला हमसे रात होने वाले थिएटर के बारे में तबादला ख्याल कर रहा था। इंटेलेक्ट लेवल जी नज़र आया। तो ये जो सोसाइटी की तरबियत है, ये हम सोचने लगे कि ये हमारे पास से कहाँ चली गई। वही मेरा नेक्स्ट सवाल था, यहाँ क्यों नहीं, हमने क्यों रोक दिया? क्योंकि हमने वो देखा था,
मैं 76-78 तक तो देखता रहा, उसके बाद जो चेंज उसके आया बाद तब्दीली आती गई और हम बहुत तेज़ी से वो सब खोते चले गए जो इस खित्ते के लोगों का ख़ासा कहानियाँ सुनना कहानियाँ और मेरा ख़्याल है कि अदम बर्दाश्त भी इसीलिए माशरे बिल्कुल का हिस्सा बनी। उस ज़माने से पहले हमें नहीं पता था कि क्या सेक्ट होता है, और हर त्यौहार पे, हर मजहबी त्यौहार पे जो लोगों के अंदर हार्मनी, उनका एक दूसरे के साथ खुलूस, मोहब्बतें, वो जो देखी हैं हमने, दिल चाहता है कि बच्चों को दिखाएं दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारी नस्ल ने जी नहीं जी, देखी, यानी हमारे नस्ल ने यहाँ भी नहीं मुहर्रम देखी। जब मनाए जाते हैं जी, और तो उनका अपना एक हुस्न था, एक गम की सी कैफियत उन 10 दिनों में, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी सही है। फ़िरक़े से हो, फ़िरक़ा प्लस इस्लाम तो मैं ज़ीरो ही समझता हूँ, क्योंकि फ़िरक़ा में तो नहीं है इस्लाम, इस्लाम तो पीस है एक। पीस है, और वो नहीं कहता कि फ़िरक़ा हो जाओ, तफ़र्रक़े में ना पड़ो। तफ़र्रक़ में ना पड़ो, और वो जो कुछ भी हो रहा होता था उसका एक एहतराम था जी, सबके दिलों में। सबके दिलों में, और एक दूसरे के घरों में, एक में। दूसरे की तक़रीबात, एक दूसरे के जज्बात, एहसासात, उन सबको देखना। मुहर्रम भी मनाए जा रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन्नबी भी मनाया जा रही है, ईद बकरीद तो होती ही मुश्तरका है, और इसके अलावा भी जो भी अहम दिन होते हैं उसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे की चीज़ों को एहतराम की नज़र से देखना, और एक दूसरे के घरों में जाना आना, और हिस्से पहुंचाए जाते थे। जी, और हलीम आ रहा है हलीम तो तो यहाँ भी हलवा आ बनती, रहा है। हलीम तो खैर अभी भी है। अभी भी है, हलीम बनती है, रात में बनाते हैं, ताज़िए निकलते हाँ, थे, ताज़िए देखने भी जाते थे, सबीलें लगाई जाती, सबीले, हाँ। शरबत एक तकसीम होते थे। इसके अलावा दूसरे जो मसालिक हैं उनका जो एहतराम है आपस में एक दूसरे के साथ, कोई हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अब हमने सुनना शुरू किया कि भाई ये गलत है, वो गलत है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूकुल इबाद में अगर आपका दिल नहीं चाह रहा है तो आप कम से कम उस आदमी का दिल रख लीजिए उसके एहतराम में, और अपनी जो नफ़रतें अंदर पैदा हो गई हैं, मैं कहता हूँ 5 साल में डिफरेंस आ जाएगा। हम सब बदल गए हैं, नफ़रतें हम लोगों के अंदर आ गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आपके अंदर नफ़रतें रखिए, एक काम कीजिए, अपनी नफ़रत जो है ना वो ट्रांसफ़र मत कीजिए अपने बच्चों में, उनको खुद फैसला करने दीजिए। अगर आप ये कर जाएंगे तो आप 5 सालों के अंदर अंदर चेंज देखेंगे। बच्चे स्कूलों में एक दूसरे को नाम रखने लगे हैं, और एक दूसरे को कि ये वो है और ये वो है कहने लगे हैं। ये मैं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी ताल्लुक़ से अगर आपका कोई कड़वा तजुर्बा या कोई ऐसी चीज़ हुई है तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पूरे मकतब फ़िक्र के लोगों की वजह से हुई हो सकता है कि जैसे हर जगह कोई ना कोई एक हाथ और कोई किसी से फ़र्क भी होता गलती है। हो जाती है, जी, उन गलतियों को माफ़ करें, रब की ज़ात माफ़ करने वाली, माफ़ करके आगे बढ़ें। और अपनी नफ़रतें अगर आपको हो गई है किसी से, रख लीजिए, लेकिन ट्रांसफ़र मत कीजिए, ट्रांसफ़र अपने बच्चों में नहीं कीजिए, उनको आप खुद से बढ़ने दीजिए। क्योंकि बच्चा आज का, मैं समझता हूँ कि चूँकि इस दौर का है और उसका ताल्लुक़ अगले दौर से है, तो फिर हज़रत अली ने कहा था कि अपने बच्चों को बुरा ना कहो क्योंकि उनका ताल्लुक़ अगले दौर से है, उनको उनके दौर के मुताबिक जी परवरिश करो। तो वो खुद बेहतर समझ लेंगे कि क्या सही और क्या गलत,
और क्यों हम अपने इसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं जबकि हमें बहुत काम करने हैं इस दुनिया की बेहतरी के लिए भी, अपने लोगों की बेहतरी के लिए भी, और इस मुल्क को जो बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो हिजरत करके आए हों चाहे वो इधर के यहीं आबाद हों, मुश्किलात तो सब ने देखी हैं। और सब ने एक हम आवाज़ होकर ही साथ दिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जो परचम लेके आगे बढ़े और उन्होंने यह हासिल कर लिया। उसको आगे ले जाना है, उसको हमने पता नहीं कहाँ धकेल दिया है। सही बात है, ये बड़ी तकलीफ दे बात है, रियलिटी है ये, और इसको बदलने की ज़रूरत है। आपके करंट उस पे आते हैं, इतने सारे शोबों में इतने सारे हैट्स आपने पहने हैं, आपका पसंदीदा तरीन काम कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो? अच्छा, इसमें ना बड़ा एक मूड का बड़ा दखल होता है। सही। वैसे तो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, अब वो कहानी मैं ज़ुबानी सुनाऊँ, मैं उसको लिख के सुना दूँ या एक्ट करूँ तो वो भी कहानी सुनाना ही हुआ, या डायरेक्ट करूँ तो वो भी सुनाने में ही के ज़ुमरे में ही आता है। तो वो कोई भी कहानी ऐसे आती है तो उसका मीडियम जो है वो खुद ही से जहन में आ जाता है कि ये है। बाकी एक्टिंग का ऐसा है कि वो जो मुझे मिलती हैं उनमें मैं देखता हूँ अगर इस किरदार में कुछ करने के लिए है तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ और निकालता हूँ वक्त उसके लिए, वो भी मज़ा आता है मुझे। डायरेक्शन एक बड़ा मुश्किल काम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी। वो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले हिस्से में जो मैंने कहानियाँ सुनाई हैं वो उनसे वो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, वो आई और चली गई। वो मैं सीरियल तो बहुत बाद में मैंने 2013 में जाके शुरू किया, उससे पहले जो मैं 2004 से काम कर रहा हूँ उसमें वो जो छोटी कहानियाँ थीं, वो जो शॉर्ट फिल्म्स थीं, वो जो टेली फिल्म्स थीं, उनमें मैंने बहुत, मैं समझता हूँ कि दिल से और शौक़ से काम किया, और उसमें से बहुत सारी फिल्में इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई। तो उसके बाद वो जो कहानियाँ मैं सुना रहा था वो आज अगर सुनाता तो शायद लोग उसे रिसीव भी करते और देखी भी जाती। उस ज़माने में लोगों ने कहीं कहीं ऐसा कहा कि बहुत डार्क कहानियाँ सुनाते हैं, तो ठप्पा सा लग गया था। जो कमर्शियल सीरियल्स आ रहे थे, टीवी जो चल रहा था उस ज़माने में, वहाँ जगह नहीं बन रही थी, तो मिजाज नहीं था लोगों का कि वो उस तरह का कोई सीरियल हो नहीं सकता। तो वो तकरीबन आज ही के दौर में जिस तरह की कहानी उसी तरह की थी, लेकिन वो थोड़ा सा ग्लैमराइज उसको करते थे और वो शायद मिजाज ही था, हम ज़रा सा दूसरी तरह से देख रहे थे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये भी कोई काम है। और मैंने 2006 तक तो स्विस सदर्न गैस कंपनी की नौकरी करता रहा। फिर मुझे एक मौका मिला एक प्रोडक्शन हाउस में काम करने का, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की। खालिद मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ, हम इस प्रोडक्शन हाउस को चलाते हैं, इसमें हम अपनी मर्ज़ी का काम करेंगे। तो वहाँ मेरे लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि मर्ज़ी का काम करने कोई नहीं देता था। तो वो बियॉन्ड बॉर्डर्स के नाम से एक इदारा कायम हुआ जो नजम सेठी साहब ने कायम किया था। उनकी बेगम थी जुगनू मोहसिन, और वो उस इदारे को चलाना, और वो हम साउथ एशियन रीजन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करना चाह रहे थे। तो उसमें खालिद और मुझे उन्होंने कहा कि आप लोग काम करें। वो ख़ुद तो उसको नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग काम करें। तो खालिद और मैं वहाँ पे हमने उस प्रोडक्शन हाउस को शुरू किया। तो उसमें हमने फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें से एक थी पार्टीशन स्टोरीज़। अच्छा। और वो हमने कोई 13 कहानियाँ की थी, और
उनमें हम उन राइटर्स की कहानियों को सेलेक्ट किया था जो हिजरत के उस पूरे उस कैफियत को उन्होंने अनबायस होकर देखा, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। तो हमने ऐसी ही कहानियाँ उठाई दोनों साइड से। इसमें सादत हसन मंटो भी थे और अहमद अशरफ साहब भी थे और कुलदीप नायर साहब भी थे शायद, और भी हमने कई कहानियाँ। तो वो करके फिर मज़ा आया आपको? वो मैंने डायरेक्ट की और उनमें से कोई 4 फिल्में जो हैं वो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी। अच्छा। और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, हम समझते थे कि शायद ये कहानियाँ की गुंजाइश अभी हमारे यहाँ मुश्किल हो जाएगा ज़रा सा चलाना, क्योंकि हमने बैलेंस की बात की थी, हमने इंसानियत की बात की थी। तो ऐसा ना हो कि इसके ऊपर कोई एतराज़ हो। अब थोड़ा सा हम अपना रिसेंट काम की तरफ आते हैं। आपको तो खैर हम देख रहे हैं, और 1-2 सवाल और भी थे, लेकिन मैं वो बाद में करूँगी। तो काबली पुलाव आया और छा गया, और जो हाजी मुश्ताक थे वो जो है ना, वो लोगों के जहनों में कहना चाहिए कि दिलों में घर कर गए। तो उसके बारे में आप बताइए कि कहानी बहुत अच्छी थी, ज़फ़र मिराज साहब ने लिखी है और इतनी नेचुरल है, और इसको देखकर और इसकी मकबूलियत से अंदाज़ा होता है कि हमारी अभी भी एपिटाइट है कि हम नेचुरल कहानियों में, और जो ज़िंदगी से करीब तरीन किरदार हैं उनको लोग देखना चाहते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, कैसा रहा, और क्या महसूस करते हैं? हमारे लिए भी हैरत अंगेज़ी था इसकी जो इतनी मकबूलियत। ये ज़रूर था कि कहानी चूँकि हमने पढ़ी और हम बड़े मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से ही उसको बनाया गया। काशिफ़ ने बहुत खूबसूरत काम किया, कास्टिंग इतनी शानदार रही, सब किरदार जो है नगीने की तरह एक उसमें बैठते गए। और चूँकि कहानी मेन तो कहानी ही है, और वो इतनी खूबसूरती से बुनी गई है कि किरदार उसके जो हैं वो तो हम ये समझ रहे थे कि एक ऐसी कहानी होगी जो कि काशिफ़ के ह्यूमन प्लेस थोड़ा सा रन ऑफ द मिल नहीं होते, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे होते हैं, और उसकी एक मखसूस ऑडियंस है। हम ये समझ रहे थे कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लोगों में मतलब उसको यानी क्रिटिकली एक्लेम ज़रूर होगा, लेकिन इतना मकबूल हो जाना ये हमारे उसमें नहीं था, क्योंकि एक बड़ी बारीक सी लाइन थी इसमें, और तो वो बड़ा वेल रिसीव हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और वो समझता हूँ कि जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो उसका आपको पता भी नहीं होता कि कैसे होगी। अभी भी लोग सवाल करते हैं कि कैसे, क्यों। मैं सोचने लगता हूँ कि कैसे मैं कहीं भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, वो जुड़ती नहीं है चीज़। मुझे लगता है कि शायद ये डेस्टिनी थी, ये जो लोग जमा हुए एक साथ, ये उन सब का जो है वो जो कहते हैं ना कि एनर्जीज़ जो हैं वो मिल गई, और वो समहाउ रेजोनेट कर गई वो ऑडियंस के साथ भी ना। तो वो तारे कहते हैं ना कि हिल जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं। तो वो कुछ हुआ इसके साथ। और बहुत ऐसी लोग कहानियाँ देखना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शायद हम दे नहीं रहे उनको। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि अगर आप कहानी सुनाएंगे और अच्छे तरीके से सुनाएंगे तो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लोग। सही बात है। और हर तरह का मतलब जॉनरा देखना चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ही किस्म की कोई कहानी हो। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा कहानियाँ उसमें इल्ज़ाम, मैं इससे पहले भी किसी जगह पे मैंने कहा हम उम्मन ये कहते हैं कि राइटर्स नहीं लिख रहे हैं या चैनल्स पेश नहीं कर रहे हैं। वजूहात हैं उनके पीछे, थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ेगा। वजह मुझे लगता है कि वही जो मैं अभी इससे पहले आपसे बात कर रहा था कि शायद वो कहानियाँ सुनने का हौसला नहीं रहा। अच्छा, कहानियाँ बंद कर दो, उस कहानी को ज़रूरत पड़ रही है किसी के मफादात पे, ज़रूरत पड़ रही है जो मैं कहूँगा टकरा रही है किसी से,
तो फिर अब वो जब टकराएगी तो फिर चीज़ें पाश पाश होंगी, इसे रोका जाएगा और बात कहने नहीं दी जाएगी और रोक ली जाती हैं, बहुत सी चीज़ें रोक ली जाती हैं। तो वो वहाँ ज़रा डरते भी हैं लोग। इसकी मिसाल देता हूँ मैं, उडारी मैंने किया, बहुत ही सेंसिटिव मौजूद था जी। यही सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, लेकिन कोशिश की उसको कि उस लाइन से हम क्रॉस ना होने दें। और चूँकि मकसद एक था उसके पीछे, सिर्फ ये नहीं था कि रेटिंग होगी, बल्कि खौफ था कि बंद भी हो सकता। तो उसको कोशिश की कि उसको उस लाइन को क्रॉस न करने दें उसको, क्योंकि उसको बहुत सटल तरीके से, बहुत खूबसूरती से लिखा था फरहत ने। प्रोड्यूसर मजबूत थे, सुल्ताना का चैनल, सुल्ताना सिद्दीकी साहब और मोमना की प्रोडक्शन। तो जब ऑन बोर्ड मुझे लिया गया तो मैं तो कहा मैंने तो करना है, लेगेसी यही है, आपके पीछे कुछ सामान ऐसा रह जाए जिस पे लोग कहें कि हाँ ये किया था, ये काम था। तो वो मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश ऐसे कुछ चीज़ें करता जाऊँ। गलतियाँ हुई हैं, किससे नहीं होती, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इवन आप अपना स्टेटस डालते हुए भी कोशिश होनी चाहिए कि आज ही मैं डाल तो रहा हूँ, मैं सही ये अमलनामा है, बाद में निकलेगा कहीं ना कहीं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक फ़िल्टर हमें अपने अंदर लगा इंस्टॉल करना होता है। तो वो जब किया तो वो किसी ने बस सरसरी से देख के, वो कहते हैं ना कि वो अभी पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा किताब बुरी है, तो वहाँ से पैमरा से वो आ गया था। लेकिन फिर लोगों का ही प्रेशर था। अच्छा, उन्होंने कहा हमें देखना है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि हमने ये कहा था कि अपने बच्चों को साथ बैठा के दिखाइए, अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है। मौजूदा हालात और वाक़यात और इतनी ख़बरें इस तरीके की होती हैं तो वो ऐसा हुआ था। तो वो जहाँ जहाँ रास्ता खोजा गया वहाँ वहाँ तो चल पड़े। अब उसमें और खोजने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ रुकावट है। उमूमन चूँकि कहानी सुनाने की इजाज़त कम ही है, हर किस्म की कहानी नहीं सुनाई जा सकती, तो फिर चैनल के पास यही रह जाता है कि जो सेफ प्ले करें, इसमें वो करें जो चल रहा है, जिसमें किसी के ऊपर कोई मसला ना हो, चैनल को भी मसला ना हो, राइटर को भी मसला ना हो। तो घर में ही घुस जाएं, बेज़रर लोग होते हैं और घरों में घुस के उन्हीं की कहानियाँ सुनाएं, और सास बहू जो लोगों को जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी हमारी कहानियाँ होती हैं, सुनाने का तरीका होता है, लेकिन वो सेफ रहती है। तो राइटर को भी कहा जाता है भाई ये सेफ ही खेलो। तो वो अच्छा, अक्सर लोग जो है ना वो किरदार की छाप फिर लगा देते हैं। अब आपको आजकल जो भी मिलता होगा वो हाजी मुश्ताक नहीं, अभी तक तो मुझे वहाँ उसके बाद तो कोई ऑफ़र नहीं आई। अच्छा, सही, वैसी ऑफ़र नहीं आई। वैसी ऑफ़र और आएगी भी तो वो तो मैं उसको मॉनिटर करूँगा ना। मुझे याद है मैंने फ़िल्म की चमेली में मेरा एक बड़ा बागी किस्म का एक इंसान था, उसका रोल था, और वो इनकलाब की बात करता है और सारी चीज़ें, तो वो बड़ा हिट हुआ वो कैरेक्टर। अगर आपकी नज़र से फ़िल्म नहीं गुजरी तो देखिएगा, वो इलेक्शंस के ऊपर ही है फिल्म। अच्छा। 2013 में रिलीज़ हुई थी, मेरी पहली फ़िल्म थी। तो उसके बाद मुझे दूसरी फिल्म ऑफ़र हुई थी जो आशिर अजीम साहब ने की थी, मालिक जी। तो जब उन्होंने मुझे वो ब्रीफ़ किया तो मुझे लग रहा था कि ये तो वही इनकलाबी। तो मैंने आशिर से कहा कि ये तो वही है, मैं नहीं करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं है, मैं आपसे नशिस्त रखना चाहता हूँ। फिर वो मेरे साथ बैठे, फिर उन्होंने मुझे कायल किया कि नहीं है, वो नहीं। सही। तो वो मुझे देखना होता है कि मैं कहीं किसी उसमें तो नहीं फंस गया। तो और लोग आपको उस हवाले से पसंद भी बहुत करने लगते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी से हाजी मुश्ताक का किरदार कितना मिलता जुलता है? अच्छा, इसमें हाजी मुश्ताक जो है ना, वो एक हाजी मुश्ताक नहीं है। हाजी मुश्ताक तो ज़फ़र मेराज जिन्होंने इस किरदार को लिखा है। सही बात है। और किरदार ऐसे नहीं लिखा गया, कहीं से आया है, उनकी ऑब्जर्वेशन
उनकी सोच, उनकी कहीं ना कहीं मुशाहिदा कहीं हो। मुशाहिदा। दूसरा जो हाजी मुश्ताक है वो मेरे हिसाब से काशिफ निसार। डायरेक्टर। तो वो जो काशिफ की ऑब्जर्वेशंस थी, जो हाजी मुश्ताक की वॉक है ना, वो काशिफ ने दी है मुझे। अच्छा। ये नहीं कि उसने कहा कैसे वॉक करूं, वो हमारी ब्रीफ में काशिफ ने कहा कि एक ऐसा आदमी था जो कि ऐसा था, कई बातों में था। तो जब मैंने पहला शॉट दिया था तो मैंने हाथ अपने पीछे बांध लिए थे, और फिर मैंने आके काशिफ से पूछा ये वॉक सही है? सही है। काशिफ ने कहा परफेक्ट है, यही तो सही। ये। तो ये केमिस्ट्री तीनों की मिलके जब उसके हुई। बाद फिर वो हाजी मुश्ताक एहतशाम साहब हैं, जिन्होंने देखा है हाजी मुश्ताक, अपनी ज़िंदगी में देखा है। सही। और हाजी मुश्ताक ही नहीं, हाजी मुश्ताक और बारबीना को देखा है। अच्छा। इस एज ग्रुप के, इस एज गैप के साथ देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। सही। इतना एज गैप नहीं, लेकिन स्लाइटली इससे ज़रा सा बड़ा एज गैप, लेकिन तकरीबन वाक़यात और हालात ऐसे ही थे। तो और फिर ये जो चौथा हाजी मुश्ताक है वो लिखा हुआ हाजी मुश्ताक है जो हमारे सामने है। तो ऐसे नहीं बना वो, इसी तरह से। और यकीनन दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे बारबीना का कैरेक्टर है, बारान का कैरेक्टर, ये कहीं ना कहीं रोनुमा होते हैं। और इत्तेफाक देखिए या राइटर की खुशबख्ती कहूँगा कि उसने जो सोचा उसको वैसे ही मिल गया, वैसा तखलीक कर लिया और गया, फिर तख्लीक स्क्रीन किया तक उसको काशिफ पहुंच ने। गया। जी। तो और वो खुश भी हैं कि हाँ ये सब जगह जगह जहाँ भी आया कोई, उसने अपनी छाप छोड़ी, वो दिलों में घर कर गया, उसके बारे में बात हुई। सही। ये अहम होता है। तो मेरा ख्याल है कि रोल ऑफर अभी मैंने जो फ़ौरन, अब मेरा जो बिल्कुल रोल आने वाला है, जो अब लोग देखेंगे, वो बिल्कुल 360 अच्छा ऑपोजिट है वो। और वो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा किरदार है जो माशरे का एक बहुत बुरा किरदार। अच्छा, टॉक्सिक है वो। मुझे याद है आपका यकीन के सफ़र वाला भी तो उसमें भी उसमें दो चीज़ें थी। उसमें वो किरदार शुरू कहाँ से होता है और वो उसका एंड ग्राफ कहाँ जो पे है होता है। हाँ, जी। उसमें वो इंक्लिनेशन थी उसके कैरेक्टर में। यकीन के सफ़र में वो शुरू बहुत नीचे से हुआ था, बहुत ज़्यादा देख के और गुस्सा आता फिर था। वो रफ्ता रफ्ता हमने उसका जो ग्राफ देखा वो इंक्लिनेशन की तरफ चलता गया, पॉजिटिव पॉजिटिव होते गया। होते और फिर उसमें बड़ी उनके साथ जगह थी। हमदर्दी हो गई थी फिर जी। लोगों को उनसे। और वो उसमें ये दिखाया था कि एक बाप ने कैसे सीखा इतने बड़े तजर्बे के बाद से गुजरने के तो बाद। वो भी किरदार था। सही। लेकिन ये जो है जो किरदार, ये बुरा किरदार है। अच्छा। और ये बहुत छोटा किरदार है। अभी नायाब फिल्म रिलीज होने वाली है, नायाब आ रही है। जी जी जी। इसमें अच्छा। सही सही। बहुत कम सीन्स हैं इसके, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट है फिल्म का। और मुझसे कहा गया कि आप करें, तो मैंने सोचा, फिर मैंने कहा हाँ करता हूँ। वजह थी उसकी, तो उसका मुझसे किसी ने सवाल भी किया कि आप ये किरदार क्यों सिलेक्ट। वो बच्ची थी जिसने सवाल किया, और वो एसोसिएट थी फिल्म की। तो मैंने उसको ये कहा, बेटा हम चूँकि कहानी सुनाते हैं ना, तो कहानी में किरदार भी होते हैं, और किरदार जो हैं वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो जब हम किसी किरदार को सुना रहे होते हैं तो हम वो बन जाते हैं। फिर हम अलादीन के किरदार में हम अलादीन बन जाते हैं। फिर जब जिन आकर कोई काम करता है हम जिन बन जाते हैं। और जब उसका चचा जो है उसको दर बंद करता है और वो सब चिराग लेके भागता है, तो हम वो चचा भी बन जाते हैं। तो ये किरदार मैंने इसलिए किया कि माशरे में ऐसे किरदार बहुत सारे, और मेरी 2 बेटियां हैं, ये मैंने उसको बताया बच्ची को। और बच्चियां जो हैं
आज भी जब फील्ड में निकलती हैं तो उनको एक ऐसी जगह पहुंचने में जहां वो पहुंचना चाहती हैं, एक लड़का अगर 3 सीढ़ियां चढ़ के पहुंचता है तो एक लड़की को 10 से 12 सीढ़ियां चढ़नी होती। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और रास्ते में इस किस्म के किरदार मिलते हैं। तो मैं ये किरदार एक मकसद के साथ कर रहा हूँ। जब भी आप मकसद को जोड़ लेते हैं तो फिर आपको कराहियत नहीं आती, क्योंकि आपको यकीन होता है कि आप किसी के कॉज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मैंने किरदार सोच समझ के किया है। और ये फिल्म में देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा। सही। ऐसे किरदार बहुत सारे होते हैं, उनसे बच के रहना होता। अच्छा, रिसेंट मैंने आपका देखा था यूं ही। जी जी। और वो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि हम लोग जो बाहर लेने वाले हैं वो जब भी देखते हैं तो उनको बड़ा मीन सा दिखाते हैं कि वो आए हैं और वो कुछ ना कुछ ख़राब करके गए हैं या वो बड़े ना खुद गर्ज हैं। तो इसमें शुरू में मुझे लगा कि ये शायद उसी की एक कड़ी है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा मैंने देखा भी था कि वो माशरे की जो मुनाफिकत है उसकी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपने पिक की, बल्कि मैंने अपनी बेटी के साथ बैठ के देखा एंड शी कुड रिलेट टू इट। क्योंकि वो जो हम लोग आपस में भी बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो हमारे ब्रॉडअप होते हैं ना बच्चे, वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होते, वो बड़े खुले होते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कभी, या हम उनको नहीं समझा सकते कि किसके सामने तुम्हें कैसे बात करनी है, इसके सामने ये बात करनी है। वो कहते हैं क्या इसमें क्या बात है, यानी वो इतने स्ट्रेट होते हैं। तो वो झलक मुझे नज़र आई। सरवत नज़ीर साहिबा ने बड़ा अच्छा लिखा। तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसे, यानी कि जब आपने पढ़ी होगी कहानी तो आपको कैसा लगा था? कहानी मज़े की थी। एक तो सरवत ने बहुत उम्दगी से लिखा, बहुत सारी बातें करने की थी उसमें। और एक तरीके से जब वो मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि 2 लोग बातें कर रहे हैं और दोनों की बात में वज़न है और दोनों कहीं ना कहीं से लेकर आए हैं चीज़। तो वो जो जब आप वो टेड टॉक्स का जैसा बता कि अपना एक्सपीरियंस जो है ना जब आप बयान कर, तो मैंने कहा ये जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें शोर और गुल की गुंजाइश तो नहीं, ये एहतजाज है। और एहतजाज जो है वो खामोश है एहतजाज। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सॉफ्टनेस लेकर आएँ। और ये मेरा एक काम था। कहानी खुद बोल रही थी। सरवत का जुमला बहुत उम्दा है और उसने जो बातें इसमें लेकर आई है वो बहुत कम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। तो वो जब ऐसी चीज़ आपको समझानी है या बात करनी है तो फिर आप का लहजा नर्म होता है। तो मैंने किरदारों को मैंने कहा कि अच्छा गुफ्तगू होगी तो टॉलरेंस के साथ होगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा तो कोई चीख के ज़ोर से इस तरह से बात नहीं कर रहा होगा। फ्रेम्स भी बहुत हमने सटल से, और हमने वो जो घर हमने दिखाया वो हाउस होल्ड भी बिल्कुल एक जगह फंसा हुआ। तो वो जो बाद दफ़ा ऐसा होता है ना ज़िंदगी में चीज़ें रखी रहती हैं, आप कहते हैं ये क्यों रखी हुई है यहाँ पे, तो यार यूं ही धरी है, यूं ही रखी हैं। तो यूं ही एक्चुअली नाम भी उसने ऐसे रखा है कि वो बहुत अरसे से कोई चीज़ें उनकी ज़िंदगियों में थी और यूं ही धरी की धरी थी। वो कोई आया तो झाड़ पहुँच नहीं होता था और वो उसके आने से चेंज आया। उसके आने से चेंज आया। और न सिर्फ यहाँ चेंज आया बल्कि उसके ख़यालात में भी चेंज आया, जो कि हमारी सोसाइटी हम दोनों तरफ से देखेंगे क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। तो ये बात भी कहनी थी और कहने वाली थी और दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उसको जिस तरह से पेश किया गया शायद लोगों को वो कामनेस उसके अंदर नज़र आई। वो कहेंगे ये बड़ी इसके अंदर सॉफ्टनेस है, बड़ी कामनेस है, हमें अच्छा लगता है, हम पुरसुकून होकर देखते हैं। म्यूज़िक भी उसका धीमा रखा, हर चीज़ उसकी धीमी धीमी सी रखी। अब हम थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हर आदमी के अपने तजर्बात होते हैं और आपका इतना रिच रहा है एक्सपीरियंस, तो कोई आपसे पूछे कि आप अपने नौजवान टाइम या 18 साल आप एहतशामुद्दीन साहब को कोई एडवाइस दें तो आप क्या देंगे? नौजवानों के लिए कोई बात करना चाहें तो। 18 साल एहतशाम साहब को अगर मैं एडवाइस करूं,
बहुत सारे काम नहीं कर सके ना, तो उनका बड़ा खल्क रहता है। वक्त को हमने कामों के दौरान हम वक्त दे नहीं पाए बहुत सारे लोगों को, और उनमें से कुछ चले गए। तो मैं खुद अपने आप को भी ये कहता हूँ कि जो है मौजूद उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना है ज़रूरी है। और उस 18 साल एहतिशाम को भी कहूँगा कि काम को इस तरह बांटो या काम को इस तरह करो कि मिलते रहो लोगों से मिलते रहें, अपने लोगों से मिलते रहो। और दुनिया के लिए भी अगर कोशिश करो कि किसी के क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि रेस जो है ना वो आपको कहीं नहीं ले जा रही। थोड़ा सा अपने और अपने चाहने वालों के लिए वक्त निकालना चाहिए। वक्त निकालें, दौड़ का हिस्सा ना बने। और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में। ये हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। जितना कम में आप खुश रह सकते हैं उतना शायद ज़्यादा में नहीं रह सकते। ये एहसास जल्द रियलाइज़ हो जाता है जब आप उस उम्र के हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ जिसे आप मैच्योरिटी कहते हैं। वहीं से आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि किस लिए इतनी भाग दौड़। सही। और कोई ज़िंदगी गुजारने के सलीक़े के दौरान कोई 3 सबक या क्या होने चाहिए, कोई 3 उसूल जो कि अपनाने चाहिए? उसूल तो देखिए, उसूल बहुत सारे उसूल तो ऐसे भी हैं कि जिनको आप आगे जाके कहते हैं ये उसूल जो है ये गलत था, अब दूसरा उसूल आ गया। तो वक्त के साथ साथ बहुत सारे उसूल होते हैं जो मेरा ख्याल है कि इंसान को सबसे पहली बात तो ये कि जो कर रहा है उसको अगर उसमें खुश है ना तो फिर वो ये कहते हैं कि हलाल तो जिस काम में उसको मज़ा आ रहा है ना वो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसके अंदर से कहीं वो दूसरी चीज़ मिलती होगी। वो हलाल ही करता होगा उसको, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है उसके अंदर, वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है। नहीं, अपने वक्त को हलाल करने वाली बात है। नहीं, अपने काम को भी अगर आप काम को एंजॉय कर रहे हैं तो काम नहीं है, काम नहीं रहता। और आप ये नहीं कहते हैं कि आप कहीं टेबल पे बैठे हैं और किसी ने आके कहा कि यार मेरी फ़ाइल किधर है और आप कहें परसों आना, चूँकि आपको वो काम शायद पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे आप प्लीज़ 1 मिनट बैठे, मैं आपको देता अपना 100% देंगे, वक्त देंगे। फिर ऐसा काम ना करे आदमी, कोई और काम करे जिसमें उसको खुशी होती या तो मेरा ख्याल है वो अच्छा है कि उसमें चाहे उमूमन ये होता है कि माँ बाप एक शोबे की तरफ धकेल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को उनके अपनी ज़िंदगी गुजारने का होना चाहिए। उनको आप दिखा सकते हैं ये है, लेकिन फ़ैसला उसी का होना चाहिए, करने दें बिल्कुल। इसी तरह से जो आज का बच्चा है उसको वो बहुत अक्लमंद है मेरे हिसाब से। उसने बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें देखी और वो तेज़ ज़रूर है, लेकिन कोशिश करेंगे उसको छोटी छोटी चीज़ें जो भी आप बता सकें वो ज़रूर बताएं और वो करके दिखाएं खुद। एक्चुअली तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो आपको करना होगा। तो ये है। बाकी उसूल तो हम अपने काम में तो कहते हैं देयर इज़ नो गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल इज़ देयर इज़ नो गोल्डन रूल, ये कहते हैं, क्योंकि हम कभी रूल ब्रेक भी कर रहे होते हैं और रूल ब्रेक करके ही कहीं नई चीज़ें हमें दरियाफ्त, वरना हम अगर एक ही सेट पैटर्न पे रहेंगे तो महदूद हो जाएंगे। तो कायनात की जो वसअतें हैं उनमें तो बहुत सारे ऐसे सिलसिले हुए ना कि जिसमें आप कहें कि भाई अच्छा ये कैसे होगा, तो उस पर सोचा तो हुआ। वो लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो पहले पर बांध के उड़ते रहे, फिर उसके बाद वो सोचें तो वो उसूल बाज़ दफ़ा आपको हटाने पड़ते हैं ज़िंदगी में से। सही।
बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत सारी बातें हुई और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और हमारी दुआ है कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपके जो पॉडकास्ट है वो इसी तरह से आप करती रहें और लोगों को अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलवाएं। और आपकी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी तहम्मुल से हमारी बातें सुनी। और आपकी किताब के लिए मैं दुआगो हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में पहुँचे, और न सिर्फ हाथों में पहुँचे बल्कि उसको लोग पढ़ें, क्योंकि उसमें आपने जो जिस पूरे दौर को समोया है और जिस खूबसूरती से समोया है, तो मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। और अभी तक मैंने उसके कोई 50 सफ़े पढ़े हैं, लेकिन मैं उसको डेली बेसिस पे और जल्द ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, और फिर आपसे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने इतनी मोहब्बत से किताब वसूल की और उसको पढ़ा भी, और उसके बारे में आप इतना अच्छा सोचते हैं। उसमें सारे किरदार ही ऐसे हैं, वो पकड़ लेते हैं आपको, वो आपको जाने नहीं देते कहीं। मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। और आपके जो मेन कैरेक्टर जहाँ से वो किताब शुरू हुई, बी अम्मा का जो कैरेक्टर है, अम्मा जी का, वो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अतराफ़ में ही कहीं मौजूद। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, यकीनन आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। और पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि आप तक बड़ी पॉजिटिव और भली बातें पहुंचाई जाएं, और जिनसे हम सब सीखें कुछ ना कुछ, और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत और नए पॉडकास्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।